अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमुत साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, मौसम की सूरत हाल भी हम आपको डिस्कस करते रहते हैं, बताते रहते हैं। कल पूरा अपडेट आपको दिया और उसी की चलते हुए आप लोगों ने देखा कि मौसम की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। कल रात भी काफ़ी बारिश का सिलसिला चलता रहा, बल्कि कल पूरा दिन ही मौसम मध्यम मध्यम सा रहा और आज भी एक्सपेक्टेड है कि 8 जुलाई तक ऐसा ही मौसम रहेगा। तो कहीं पर गरज चमक के साथ, कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन मौसम की सूरत हाल से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों को ये बताना है कि बहुत ज़्यादा रश इस वक्त होता जा रहा है नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ पर जाने को इस वक्त अवॉइड करें। हम आप लोगों को खुद कहते रहते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग विजिट करें, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईद की चूँकि छुट्टियाँ थीं और ईद की छुट्टियों के बाद ऑफिस से जिनको छुट्टियाँ मजीद भी मिल गई और उनके बच्चों की भी इस वक्त समर वेकेशन चल रही हैं, तो सब मिलकर पूरी फैमिलीज जो हैं 4-4, 5-5 गाड़ियाँ भर के इस वक्त नॉर्दर्न की तरफ विजिट कर रहे हैं। सो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक बहुत अहम कदम लिया गया है, जिसमें आप सब ने शरीक होना है, और वो है स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई है उसके वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस जुमे के बाद यौम तक़दीस कुरान मजीद मनाने का फैसला किया और इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत ये अहम इजलास हुआ, जिसमें इस मामले पर गौर किया गया और ये फैसला किया गया कि जुम्मा यानी कि 7 जुलाई को स्वीडन के वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। और अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने भी कहा कि कुरान करीम की इज़्ज़त और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है और इस्लामोफोबिया का शिकार और मजहबी तासुबात की हामिल मुतशद्दिद कुव्वतों को हमने चैलेंज के साथ जो है उनका रास्ता रोकना है और उनको ये समझाना है कि हमारा दीन कितना अच्छा है, हमारा मजहब, हमारी मुक़द्दस हस्तियाँ, अकायद और नज़रियात को निशाना बनाने वाले हर तशद्दुद पसंद दुनिया के लिए, अमन के लिए ख़तरा है और उन्हीं ख़तरे को फेस करना है। और ये एहतजाज जुम्मे वाले दिन यहाँ पर भी होगा, लेकिन इसके अलावा जुमेरात को इजलास भी हो रहा है पार्लियामेंट का, वहाँ पर भी कौमी हिकमत अमली जो है मुरतब करने के लिए उस इजलास में ये एजेंडा भी ज़ेर गौर आएगा, ज़ेर बहस आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर निकलना है और इसमें आगे बढ़कर वज़ीर आज़म का साथ देना है। वज़ीर आज़म ने ये भी बोला है कि तमाम लोग जो है वो इसके साथ जो है शामिल हों, लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने मज़ीद जो है वो और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, उनकी जानिब भी पड़ेंगे डेफिनेटली। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक और बहुत ही अहम चीज़ की कही गई है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरबूत और मुअस्सर मवासलाती रवाबित कायम करना एक दूसरे ममालिक के साथ बहुत ज़्यादा अहम है, इससे आपकी इकॉनमी भी बेहतर होती है। और शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से वज़ीद उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए और आवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए ये तमाम तर चीज़ें बहुत ही अहम है। इसी पर हमारे पास रिपोर्ट है जनाब आगा मसूद खालिद साहब। भारत की मेजबानी में वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट में एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का ये 23वां इजलास था। इजलास में रुकन मुल्कों के सरबराहान समेत मुबस्सिर मुल्कों, डायलॉग पार्टनर्स और आलमी इदारों के सरबराहों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि एससीओ अक़वाम मुत्तहिदा की इलाकाई खुद मुख्तारी और अवाम के हक़ खुद इरादियत के असूलों का आईनादार है। मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के लिए हमें इन असूलों का एहतराम करना होगा। We must ensure for these universally recognized principles within the SCO borders for friendly relations among the nations. The UN Security Council resolutions offer us a workable framework for these resolutions of some long-standing disputes in the region. These must be addressed to immediately and settled amicably before it's too late. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और किस्मों की गैर मुबहम अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए। The hydra-headed monster of terrorism and extremism, whether committed by individuals, societies or states, must be fought with full vigor and conviction. Any temptation to use it as a cudgel for diplomatic point scoring must be avoided under all circumstances. Terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned in clear and unambiguous terms. Religious minorities should never be demonized in the pursuit of domestic political agendas.
वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क आलमी चैलेंज से निपटने में अपनी यकीन दहानियों पर अमल करें। Being a global crisis that threatens humanity's survival, climate change demands global solidarity and a global response. It's time to act, and we must act now. Pakistan is committed to working for a sustainable and nature-positive world that we owe to our future generations. मौसर मवासलाती राब्तों को खित्ते के अमन, तरक्की और खुशहाली की जमानत करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि CPEC एक गेम चेंजर की हैसियत रखता है। The China-Pakistan Economic Corridor, a flagship project of the Belt and Road Initiative, can be a game changer for connectivity, stability, peace and prosperity in this entire region. Pakistan's location serves as a natural bridge connecting Europe and Central Asia with China, South Asia and Middle East. Special economic zones being set up under the CPEC framework have direct access to our ports, which can serve as convenient conduits for regional trade promotion. वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए सबको काम करना होगा। मजहबी हम आहंगी के लिए नफरत अंगेज रवैयों और इस्लामोफोबिया जैसे मसले से निपटा जाए। SCO खित्ते में दुनिया की निस्बत गुर्बत की शरह सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तजवीज पर तखफीफ गुर्बत के लिए स्पेशल वर्किंग ग्रुप का क़याम एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म ने ईरान को तंजीम का मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद दी। सरबराह इजलास से मेजबान मुल्क भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, चीन के सदर शी जिनपिंग, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन समेत रुकन मुल्कों के सरबराहान ने भी खिताब किया। रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि खित्ते की सलाहियत से भरपूर इस्तिफादे के लिए जरूरी है कि माशी और तिजारती रवाबित को फरोग दिया जाए। इस सिलसिले में मौसर मवासलाती राब्ते कलीदी अहमियत के हामिल हैं। इजलास के इख्तिताम पर रुकन मुल्कों के सरबराहों ने इजलास की मुश्तरका दस्तावेज पर दस्तखत किए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ख़वातीन वज़ीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरीके से शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब कर रहे थे, वहाँ पर तमाम अहम ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे और वहाँ पर उनका इस पॉइंट को रेज़ करना कि हमें अगर गुर्बत से निकलना है हर मुल्क को, और जो इस वक्त अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अगर डेवलप स्टेट्स में आना है तो उनको मेहनत करनी होगी, मिलजुल कर रवाबित भी कायम करने होंगे ताकि इकॉनमी बूस्ट अप कर सके और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सके। और यही मिसाल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों के बायस और उनकी टीम ने जो IMF के साथ डील बनाई और फिर उसके बाद जो स्टैंड बाय मुआहिदा 9 माह का है उसकी पहली किस्त आने के बाद डॉलर की कदर में कमी देखी गई और रुपया बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कारोबारी जो हफ्ता है उसके कारोबारी दूसरे रोज में भी हमने तेजी देखी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और आज भी एक्सपेक्टेड है हमें कि वेडनेसडे है और मार्केट का आगाज इस वक्त हो गया होगा और बढ़ते साथ ही मार्केट अच्छी खबरें इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगी। जिस तरीके से कल भी हम होपफुल थे, इसी टाइम पे हम ये बात कर रहे थे कि कुछ देर बाद खबरें आएंगी कि दोबारा से रुपए की कदर में जो है वो इजाफा देखा गया है और डॉलर की कदर में कमी देखी गई है, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से हमें नजर भी आया। तो आज भी यही एक्सपेक्टेड है और इसी पर बात हम लोग करेंगे। जरा हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं उनकी राय भी लेते हैं कि आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और सरमायाकारी में कितना जो है वो मस्बत देखने में आ रही है, बिजनेसमैन कितना पूरा एतमाद है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन पाकिस्तान जनाब मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर, कैसी फिजा देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपके काफ़ी प्रोग्राम्स में देखता रहा हूँ पहले भी और आप ये जिक्र करते रहे थे कि डॉलर को जो है ना वो इस वक्त नीचे आने की ज़रूरत है और रुपए की कदर मुस्तहकम होने की ज़रूरत है। सो IMF का कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है पिछले 2 दिनों से जो हम देख रहे हैं मार्केट की सूरत हाल? मैं समझता हूँ IMF का इम्पैक्ट के नतीजे है कि आज डॉलर 20 रुपये 2 दिन में गिर चुका है और पाकिस्तान के 20% कर्जे कम हो चुके हैं। इस तरह पाकिस्तान के कर्जों का बोझ इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान का फिर सूद की मद में भी आपको 7,000 अरब देने होते हैं। तो इससे देखें पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। 9,000 का आपका टारगेट है, 7,000 रुपये से कर्जों में आप दे देंगे, सूद पे फिर आप करेंगे क्या? तो ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तानी रुपये को और मैशत को अगर रिजर्व को बेहतर करना है तो फिर आपको डॉलर को लाजमी तौर पे गिराना होगा और पाकिस्तानी रुपये को मजबूत करना होगा। उसमें पूरी मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब का और इसहाक डार साहब को यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है
جنہوں نے دن رات محنت کر کے IMF کے پیکج کو تکمیل تک پہنچایا. اور آخری یعنی کہ 30 جون کو آخری اوور سمجھو چل رہا تھا، اور یہ انہوں نے دبئی میں جیسے جوید میں انداز نے ایک چھکا لگایا، ایسے انہوں نے بھی جیسے جاتے ایک چھکا لگا دیا. اور ان تمام جو ڈڈورا پیٹ رہے تھے پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے اور پاکستان کا ڈارا 400، ان سب کو کلین بورڈ کر دیا، ان کے اتنے خواب تھے چکنا چور کر دیے. اور میں سمجھتا ہوں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، آپ نے سنا بھی ہوگا، عوام کو میں پہلے آگاہ کرتے رہتا ہوں، پاکستانی روپیہ بہت زیادہ انڈر ویلیو ہے. یہ میرے تو اسحاق ڈار کو چھوڑے، یہ تو بلی مبارک نے کہا ہے پاکستانی روپے کی ریئل ویلیو 240 روپے. اگر ریجن میں بھی دیکھیں، بنگلہ دیش 95 ہے، انڈیا 82 ہے، اور افغانستان جس پہ اکنامک سیکشن ہے وہ 86 ہے. تو ہم نے کون سا گناہ کر لیا؟ ہم اپنے روپے کو خود اپنی نظروں میں گرا رہے، دنیا نے تو گرانا ہی گرانا ہے. جب ہم اس کی خود قدر نہیں کریں گے، خود گھروں میں ڈالر چھپا کے رکھ لیں گے، سونا خریدنا شروع کر دیں گے، پیسہ باہر بھیج دیں گے، تو پاکستان کے یہی حال ہے جو آج ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہمیں پاکستان کو اگر بچانا ہے، پاکستان کے اگر ترقی کا خواب دیکھنا ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے، سرمایہ داروں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا پیسہ جو پچھلے ایک سال میں 7 سے 8 ہزار ارب تک 26 ارب ڈالر لے گئے وہ یہاں سے باہر بیرونی ممالک میں، تو ان کو واپس لانے کی اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا. جس طرح حکومت نے ابھی 112 ارب ڈالر کا اسپیشل اکنامک کونسل بنائی ہے، ایکسپلٹیشن کی سہولت پاکستان کی آرمی دے رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو حکومت نے اٹھایا. اور میں سمجھ چارٹر آف اکانومی اگر ہو جاتا ہے اور تمام جماعتیں اور اپوزیشن جماعتیں بیٹھ کے، جیسے سپریم کورٹ نے بھی سب کو کہا ہے کہ آپ مل بیٹھ کے معاشی پیکج کرے تاکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، کیونکہ اگر معاشی معاہدہ نہیں ہوتا تو جو بھی حکومت جو بھی معاشی پیکج دے کے جاتی ہے دوسری حکومت اس کو آ کے ختم کر دیتی ہے. اس لیے اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے اور اس کا معاشی جو چارٹر آف اکانومی اور لازم و ملزم ہے، بنگلہ دیش کی مثال ہے، سیاسی استحکام ہے، وہاں معاشی استحکام آ گئے. تو ہمارا سیاسی استحکام 9 مئی کے بعد جو اگر اس کے بعد تمام جو میں سمجھ شہباز شریف جب اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے اس وقت چارٹر اکانومی کا کہا تھا، اور جب ایز اے قائد عوان ہے تب بھی کہا تھا. اب قائد عوان بن چکے ہیں، اب ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جماعتوں کو اگر اس پیکج میں لے آتے ہیں تو پاکستان کے دروازے کھل جائیں گے. دیکھو معیشت کا دروازہ سیاست سے ہو کے آتا ہے. جن ملک میں سیاسی استحکام ہے وہ ترقی کر چکے ہیں، تو ہمیں تمام اختلاف بلا کے میاں شراز شریف صاحب سمجھو بہت بڑے دل کے مالک ہے اور ہمیشہ کمپرومائز کی طرف بھی بڑھتے ہیں، اور مفاہمت کی ان کی سیاست بڑی مشہور ہو چکی ہے دنیا میں بھی پاکستان میں بھی. تو وہ اسی پالیسی کے تحت میں سب تمام اپوزیشن لیڈروں کو دوبارہ ایک دعوت دیں تو پاکستان انشاءاللہ تعالی ترقی کے دروازے کھل جائیں گے. ڈیفینیٹلی ملک صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ضرورت ہے اس وقت میثاق معیشت کی، اور جس کے لیے کوشاں ہے ہماری حکومت پاکستان بھی. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ ذرا وضاحت کر دیں، ذرا سمجھا دیں ناظرین کو، کیونکہ عام فہم میں یہ ٹیکنیکلٹی سمجھ نہیں آتی کہ IMF کی ڈیل کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو پڑ رہا ہے یہ کس طریقے سے پڑے، اور اس وقت کتنی ضروری تھی کہ IMF کے ساتھ ڈیل کریک ہوتی، تبھی پاکستان کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو حالات مستحکم، اور وزیر اعظم کی طرف سے جو خوشخبری بھی دی گئی، ایکچوئل مینز کیا ہیں اس کے؟ دیکھو وہ دروازہ ہے جو بند ہو جائے تو آپ کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ کھل جائے تو سب فارن ایکسچینج کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس کو پچھلے 9 مہینے سے شہباز شریف اور اسحاق ڈار مسلسل کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ڈیڈ لاک ایسا پڑا کہ اس کو توڑتے توڑتے 9 مہینے لگ گئے، اور آخر ڈیڈ لاک ٹوٹا ہے. اور اپنے جیسے شہباز شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ میں سب سے انہوں نے آرمی چیف کو شکریہ کیا، آصف منیر صاحب کا اور دوست ممالک کا، اور خاص طور پر اسلامی ترقیاتی بینک کا، جنہوں نے ایک شرط باقی تھی $1 ارب IMF کی گارنٹی چاہیے تھی، تو آخری وقت میں انہوں نے دے دیا. پھر میں نے IMF سے کہا کہ آپ بتائیں ہماری کون سی شرط رہ گئی جو ہم نے پوری نہیں کی، تو ہم تاکہ اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں. تو اس چیز نے ان کو بڑا متاثر کیا، اور انہوں نے کہا جی بالکل پاکستان نے تمام ہماری شرائط پوری کی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو بھی تسلیم کیا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کو سیلاب کی وجہ سے اور یوکرین وار کی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو یہ $3 ارب سٹینڈ بائی جو قرضہ میں سمجھو حکومت کی بڑی اور شہباز شریف صاحب کی محنتوں کا ثمر ہے کہ وہ $3 ارب مزید ایگریمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے علاوہ جو $2.5 ارب رہتے ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گے. تو یہ $6 ارب تقریباً آئیں گے، تو پاکستان کے $6 ارب ورلڈ بینک، ایشیا ترقیاتی بینک وہ آئیں گے. اس طرح جتنے فرینڈ آف پاکستان ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، پاکستان کو اپنے پاؤں میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. $112 ارب کی جو انویسٹمنٹ وہ بھی اسی کا انتظار کرتے ہیں، کسی طرح پاکستان IMF کو گرین سگنل ملے تو ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. تو یہ ساری چیزیں پاکستان نے بڑے اچھے اقدامات کیے. میں سمجھے حکومت نے ایک نئی روایت ڈالی، جاتے جاتے آنے والی حکومت کے لیے گڑھے جو کھودے جاتے تھے ان کو فل کیا ہے. اور سب سے بڑا جو اس وقت سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ شروع ہونے والا ہے. جیسے کہ چائنا نے سفیر نے پاکستان کے بڑی
خاص طور پر احسن اقبال کو انہوں نے سی پیک کا ہیرو اور قرار دیا اور مسٹر سی پیک کا خطاب دیا. یہ بہت بہت بڑی آنر کی بات ہے پاکستان کے لیے بھی. ویسے وہ مطمئن ہے اب سیکنڈ فیز جلد شروع ہونے میں جو $60 ارب کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دو ایسے کارنامے ہیں حکومت کے جو کہ پاکستان میں فارن ایکسچینج کے دروازے کھلے گئے اور بارڈر ٹریڈ کا بھی انہوں نے پالیسی ڈو. اس کے علاوہ ایک اور بڑی پالیسی میں ناظرین کو بتاتا چلوں, انہوں نے بانڈڈ ویئر ہاؤس کا جو پالیسی دی ہے کہ ایران سے جو تیل سمگلنگ ہو کے آتا تھا اس کو اب قانونی شکل کے دینے کے لیے انہوں نے تمام ٹریڈر جو ہے آئل ٹریڈر کنٹری ہیں, آئل ٹریڈر لوگ ہیں یا کمپنی, سب کو یہ سہولت دی ہے کہ پاکستان کے سیٹ اور ڈرائی پورٹ پہ اپنے اپنے ڈپو بنائیں اور اپنے ریزرو بنا کے ڈائریکٹ سیل کریں پاکستانی روپے میں. اس میں اس وقت $3 ارب کا ہمارا جو صرف بل ہے وہ انرجی پہ جاتا ہے. تو اس میں 50% کمی ہو جائے گی. تو انٹرسٹ پاکستان کا جو ہے روپیہ اسی لیے مضبوط رہے کہ آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کو بہت بڑا میں سمجھوں ڈالروں کی برسات ہونے والی ہے. اور یہ جو بند دروازہ تھا یہ کھل چکے ہیں, تو آپ پاکستان میں آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان کا روپیہ بھی بڑھے گا, سٹاک بھی بڑھے گا اور پاکستان کے ریزرو بھی مضبوط ہو گئے, پاکستان کی اکانومی اور GDP بھی بڑھے گی. جی بالکل ٹھیک کہا سر. آپ یہ بھی اپڈیٹ کیجیے گا کہ جو IMF کی قسط ملی ہے اس کو کن ترقیاتی منصوبوں پر جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا, اور کون کون سے جو ہے ترقیاتی منصوبے آگے پلان کیے جا رہے ہیں یا ٹارگیٹڈ ترقیاتی منصوبے ہیں جن پہ فردر جو ہے وہ اس قسط کے پیسوں سے کام کیا جائے گا؟ دیکھو یہ قسط تو قرضے ادا ہونے میں آئے گی, اس کا ترقیاتی منصوبہ تو پاکستانی بجٹ سے کریں گے. اور جو کہ کیونکہ ہم نے اس سال میں $25 ارب پے کرنے اور اگلے 3 سال میں $75 ارب پے کرنے. تو ابھی تو میں نے جیسے کہا نا 7,000 ارب تو ہمارا صرف قرضوں پہ چکانا ہے. تو یہ تقریباً حکومت جو ہے پوری کوشش کرے گی جو ہم نے قرضے دینے بر وقت اور ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے یہ ضروری تھا. یہ پیکج یہ ہو گیا. اب پاکستان کا ڈیفالٹ کا انشاءاللہ دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. اور پاکستان میں جو ساری چیزیں بریفنگ دی ہے, یہ سارے ڈالر آنے ہیں اور پاکستان نے ترقی کرنی ہے. اور میں خاص طور پہ آپ کو پتا ہوگا 5-6 مہینے پہلے 22 خاندان جو بلینئر ہیں وہ آرمی چیف آف اسٹاف منیر سے ملے تھے اور انہوں نے یہ انویسٹ جو کہا تھا پاکستان کے دوست ممالک یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آرمی گارنٹی دے. تو آرمی نے گارنٹی انہوں دی ہے, تبھی فیسلٹیشن کونسل بنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پاکستانی پچھلے آپ دیکھیں 1 سال میں جب ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے, تو 7 سے 8,000 ارب پاکستانی پیسہ باہر لے گیا, وہ واپس لانا چاہتے ہیں. اور اسی چیز کا ان کو گارنٹی چاہیے تھی کہ کسی طرح گورنمنٹ پاکستان اور کے ساتھ ساتھ آرمی ہمیں گارنٹی دے, ون ویڈیو آپریشن شروع کرے تاکہ ہم یہاں کے سرمایہ کاری کر کے پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں. میں سمجھتا ہوں ان کا یہ بڑا پن ہے, میں پوری قوم کے اوپر ان کا احسان ہوگا یہ اپنے پیسے اگر واپس لاتے ہیں. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ پاکستانیوں کا سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل کرے. یہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آگے پیچھے رہتے ہیں, لیکن پاکستانی جو سرمایہ کار ہے اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں جس سے لوگ بدل ہو کے اپنا پیسہ واپس لے جاتے ہیں پاکستان سے باہر, تاکہ ہمارے اوپر نہ پاکستان میں پیسہ ہوگا نہ ہم کو کیس بنیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں اعتماد کو بحال کرنا ہے, پاکستانی سرمایہ کو عزت دینی ہے. آپ جب ان کو عزت دیں گے تو خود بخود اپنا پیسہ واپس لے کے آئے گے. صحیح بات ہے. اچھا سر یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت سرمایہ کاروں کی کیا سوچ چل رہی ہے, کیونکہ آپ نے سرمایہ کاروں کا ذکر کیا اور سب سے پہلے سوال کے جواب میں بھی آپ نے کہا تھا کہ انڈیویجول کیپیسٹی پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور سرمایہ کاروں کو آگے بڑھنا چاہیے اور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. تو سر سرمایہ کاروں میں اس وقت کیا گونج چل رہی ہے, اور ایکسپورٹس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, تو ایکسپورٹس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پر گیپ اس وقت ٹارگیٹڈ ہے جہاں پر فل کرنے کی اسے ضرورت ہے؟ دیکھو جی اسپیشل اکنامک کونسل پر اس میں ساری چیزوں کو کور کی گئی. 5 بڑے جو ہے لائف سٹاک میں, مائننگ میں ہے اور زراعت میں ہے, IT میں ہے. یہ ساری ایسی چیزیں جو پاکستان میں موجود ہیں. صرف پاکستان میں سمجھو اللہ نے وسائل سے مالا مال ہے, کوئی ایسی چیز نہیں جو پاکستان میں نہیں ہے. فبئی اعلیٰ رب کو ماتقد, یہ سورج جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی تمام نعمتیں پاکستان سے نوازا ہے. اس نے ہمیں وسائل ہی دینے سے ڈائریکٹ تو نہیں برسانے تھے, ہم خود نالائق ہیں. اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اور پاکستان گوڈ مینجمنٹ لے آتے ہیں, اب جدید ٹیکنالوجی اگر چائنا کی آتی ہے, پیسہ مڈل ایسٹ کا آتا ہے اور زمین پاکستان کی استعمال ہوتی ہے, لوگ استعمال ہوتے ہیں, پاکستان کے بڑے رستے ہیں ترقی کے. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا, سپورٹ بھی بڑھے گی. تو ہماری IT کا شعبہ ایسا ہے کہ اس میں ہمارے پاس 2.5 لاکھ کے قریب گریجویٹ موجود ہیں جو کہ IT کی ٹریننگ اگر ان کو دی جائے تو پاکستان انڈیا نے $450 بلین IT سے کمایا, تو ہم تو بہت پیچھے ہیں, ابھی $2 ارب پہ بھی نہیں ہے. تو ہم ان کو ٹرین کر کے دوسرے دن ہی کمائی کر سکتے ہیں. اس طرح ایگریکلچر ہم $18 ارب کی مصنوعات منگا رہے ہیں, اس میں دالیں بھی ہیں اور بہت سی چیزیں جو کہ ساری باہر سے آ رہی ہیں. تو ان کو ہم
अगर प्रमोट करते हैं, फी एकड़ पैदावार बढ़ा लेते हैं, हम इसमें खुद कफील होकर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लाइफ स्टॉक का यही हाल है, माइनिंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, आदमियात की कोई कमी नहीं है। ये सारी चीज़ें IT और ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठी करके इन्वेस्टमेंट आ जाती है और उस पर काम शुरू हो जाता है, और जैसे लोग चाहते हैं कि आर्मी हमारे को सपोर्ट करे, क्योंकि आर्मी का एक ऐसा एतमाद है सरमाकारों के, उनको साथ अगर मिल के काम किया जाए तो उनको कहते हैं कि काम वन विंडो ऑपरेशन के साथ फौरन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है हमारे सरमाकार हो या बाहर के हमारे दोस्त ममालिक को। आर्मी ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, तो मैं समझता हूँ इसमें भी जैसे शहबाज शरीफ साहब ने, आसिम मुनीर साहब को खुसूसी शुक्रिया किया कि उन्होंने अपने ज़ाती तलकात इस्तेमाल करके इस IMF के मादे को तकमील को पूरा किया, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान रुपया भी मजबूत है, स्टॉक भी मजबूत है, और आने वाले दिन भी इंशाल्लाह पाकिस्तान की अच्छी खबरें हैं। दुरुस्त। अच्छा मलिक साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, ये जो एक और टर्मिनोलॉजी का जिक्र किया जाता है IMF की डील के साथ, ये 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा जो है, सर ये क्या चीज़ है? ये दोबारा प्लीज करें, सवाल एक्सप्लेन करें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जिक्र किया जाता है कि IMF के मुआहिदे के साथ सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, वो ये है 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा, तो ये क्या है सर? देखो, ये जैसे मैंने कहा ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, क्योंकि मुसलसल ये पिछले 10 दिन से उनसे म्यूचुअल मीटिंग में मसरूफ थे, तो क्योंकि पाकिस्तान के जब जनेवा कन्वेंशन हुआ था सैलाब की वजह से, तो वो तमाम दोस्त ममालिक ने और दुनिया ने 9 अरब डॉलर देने का वादा किया, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशल IMF को, चीफ को कहा, देखो हमारे हालात देखें, हमें सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, और जो यूक्रेन की वार हुई है उससे हमें बड़ा नुकसान है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो हमारे पास हालात ऐसे नहीं कि हमें स्पेशल ये जो अरेंजमेंट के तहत दिए गए 3 अरब डॉलर, ये इसी पॉलिसी के तहत किसी मुल्क में अगर कोई नागानी आफात आ जाती है तो ये स्पेशल अरेंजमेंट जो दिया जाता है, इस स्टैंड बाई जो दिए गए इसी पॉलिसी के तहत, और हमारे साथ क्या मेंबर है IMF के, 2 अरब डॉलर हमने भी उसमें शेयर किए हुए हैं। तो इसी ये अलग पैदा हुआ है, लेकिन ये होता है 9 माह से 24 माह तक। तो इसमें हम इसकी शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, इसमें इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत की ये बड़ी कामयाबी है कि ये 3 अरब डॉलर एक्स्ट्रा इन्होंने हासिल कर लिया। डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब, आप रहनुमाई भी फरमा रहे थे, और आपसे गुफ्तगू करने का जो है वो यकीनी तौर पर यही मकसद था कि हम जान सकें कि IMF की डील एक्चुअल में किस तरीके से अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में कमी आ रही है और रुपया मुस्तहकम हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब बढ़ते हैं हमारी जी रूटीन की न्यूज़ अपडेट की तरफ। बहुत सारी खबरें हैं जो आप लोगों तक हमने पहुँचानी है। बिल्कुल, बहुत सारी खबरें, और पहली खबर जो है वो उसको शामिल करते हैं और उसके हवाले से बताते चलें। ये खबर जो है ये इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है, और इस हवाले से बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। खबर यह है कि स्पेन में एक वेल मछली जो है उसकी अंतड़ियों में एक ऐसा पत्थर पाया गया है जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हुई है, लेकिन वो इतना महंगा पत्थर है कि उसकी 5 लाख डॉलर की कीमत जो है वो फिलहाल लगाई जा रही है। तो आप ये सोचें कि एक ऐसा पत्थर जिसकी वजह से एक स्पेन वेल जो है उसकी डेथ भी हुई है, लेकिन स्टिल उसकी लागत जो है वो इतनी बड़ी है। ये 9 किलो का पत्थर है, अंबर ग्रेस कहलाता है, और मकामी मीडिया के मुताबिक इसकी मालियत अमरीकी डॉलर 5 लाख तक बताई जा रही है। ये वेल 13 मीटर लंबी और तकरीबन 20 टन वजनी है, और मई के वस्त में ये ला पामा में साहिल पर पाई गई थी। और चंद हफ्तों के फॉरेंसिक स्टडीज़ के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड फूड सेफ्टी के मुहक्किकीन गुज़श्ता माह इंकशाफ किया है कि जिस चीज़ की से वेल की मौत हुई थी वो यही पत्थर था, और इसकी अब जो है इतनी हाई कॉस्ट लगाई जा रही है। तो ये थी स्पेन हमारे पास अपडेट। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी कमाल की एक खबर है, वो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड खबर है। वहां पर एक रेडियो मेजबान है जिन्होंने 55 घंटे यानी कि 2 दिन से भी ज्यादा 55 घंटे लगातार रेडियो शो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और ये खबर सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार बड़ी कैपेसिटी है इनके अंदर के इन्होंने 55 घंटे किस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की होगी या किन किन मौजूआत को डिस्कस होगा, क्या ये अकेले थे या इनके साथ गेस्ट मौजूद थे। म्यूजिक इन्होंने प्ले किया क्योंकि रेडियो तो ऑब्वियसली म्यूजिक के साथ ही परफॉर्म हो सकता है, तो डेफिनेटली इसमें म्यूजिक का आंसर होगा। इसी वजह से 55 घंटे गुजर गए, वरना 55 घंटे कोई भी बात नहीं कर सकता, जहन माउफ हो जाता है कैसे इन्होंने परफॉर्मेंस की, लेकिन इन्होंने किया है। और मारियो बेक्स इनका नाम है, और अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम भी शामिल करवा और आपको पता है कि इस जो पूरा प्रोग्राम था 55 घंटे का, इसमें कोई कॉल्स नहीं थी और इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि उनको जो है वो हेल्प आउट कर सके। कोई दूसरा इंसान भी उनके साथ नहीं था, सो वो सोलो शो करते रहे। आप बताएं आप कितने घंटे ये शो कर सकेंगे? मैंने इस तरह तो नहीं, लेकिन मैंने एक दफ़ा कंसेक्टिवली
रिकॉर्डिंग्स की हैं और उन रिकॉर्डिंग्स के दौरानिया कोई बना है तकरीबन 12 घंटे। 12 घंटे, yes, तो मतलब 12 12 घंटे की कैपेसिटी है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा और ट्रेन किया जाए तो आप भी 55 घंटे की जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकेंगे। नहीं, मुझे कोई रिकॉर्ड तोड़ने का ये शौक नहीं है कि मैं 55 घंटे क्यों बेवकूफ़ों की तरह जो है लगा रहा हूँ और शो लेकिन करता जज्बा होना चाहिए रिकॉर्ड्स बनाने का, तो अनकरीब आप भी मेरे ख्याल से कोई इस तरह के रिकॉर्ड बनाएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उसके हवाले से आपको बताते चलें कि बरतानिया में पिंक कलर के ग्रास हॉपर्स यानी पिंक कलर के गुलाबी रंग के टिड्डे देखे गए। वैसे तो यूजुअली लड़कियों का पिंक कलर फेवरेट होता है और ये जोक्स भी बनते हैं कि पिंक कलर का बकरा चाहिए वो, लेकिन अब आपको देखने को मिलेंगे गुलाबी रंग वाले टिड्डे यानी पिंक ग्रास हॉपर्स। ये मंजर इस वक्त कैमरे में अक्स बंद किया गया जब एक फोटोग्राफर तस्वीर खींचने में मसरूफ था और ये नायाब टिड्डा देखकर हैरान रह गया और इस मंजर को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। कुछ माहिरीन कहते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में ये मंजर एक आध बारी देख सकते हैं, 1% ही देखने का इम्कान है, लेकिन गर्म मौसम का मतलब है कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकें और लोग इनको देख भी सकेंगे नियर इन फ्यूचर। डेफिनेटली। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे मेडिकल इंटर्न के बारे में जिन्होंने न्यू जर्सी में जब उनको ये इंटर्नशिप मिली तो उन्होंने पहले तो फैसला किया कि मैं न्यू जर्सी में ही ले लूँ अपना अपार्टमेंट, लेकिन फिर जब उन्हें अपार्टमेंट की कीमत पता चली तो उन्होंने ये फैसला किया कि कैरोलिना से वो ताल्लुक़ रखती थी, तो कैरोलिना से न्यू जर्सी में अपनी इंटर्नशिप के लिए रोज़ाना वो परवाज़ का इंतखाब करती थी और हफ्तावार परवाज़ों की कीमत जब उन्होंने निकाली तो उनको पता चला कि न्यूयॉर्क में किराए से जो है ना वो ये सस्ता मुझे पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने डेफिनेटली इसी को कंटिन्यू किया और डेली फ़्लाइट लेके आना उनको ज़्यादा सस्ता पड़ा बनिस्बतन कि उन्हें न्यूयॉर्क में जो है ना अगर वो वहाँ पर फ्लैट लेती और उसका उन्हें अच्छा खासा भारी मुआवजा अदा करना पड़ता। तो देखिए उन्होंने एक आसान सूरत हाल जो है वो निकाल ली। तो उन्होंने ये कहा स्मार्ट कि मैं थिंकिंग है। लेकिन आपको एक बात पता है कि वो सिर्फ हफ्ते में एक ही बार अपने ऑफिस जाती हैं, बाकी जो है वो वर्क फ्रॉम होम करती हैं। हाँ, तो वो डेफिनेटली उनके लिए फिर तो आसान बहुत है। अच्छा है। बिल्कुल उनके लिए आसान है। अगली खबर आपके साथ शामिल करेंगे वो ये है कि आपको पता है कि यूजुअली जो है वो एक टीचर होता है या कोई एक गाइड करने वाला इंसान होता है या इंस्ट्रक्टर होता है जो कि आपको म्यूजिक के बारे में बता रहा होता है। हाँ। लेकिन अब जो एक नई इनोवेशन आई है वो ये है कि एक रोबोट जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक जो है वो उसको हिदायत दे रहे हैं। बिल्कुल, और उसकी हिदायत देकर दुनिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया है। 30 जून की शाम को एवर 6 नामी एक रोबोट ने कौमी आर्केस्ट्रा के साज को जिंदा किया और हिदायत दी और मौसीकी का एक बहुत ही कामयाब जो है वो उन्होंने शो किया इस रोबोट को जनूबी कोरिया में। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, तब से ऐसी बहुत सारी अपडेट्स हमारे पास आती रहती हैं और रोबोट्स तो जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि वो पिछले दिनों हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत जल्दी जो है वो यहाँ पे आके शोज़ वगैरह भी करना शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल से एंकर्स और आरजेस की जगह भी रोबोट्स जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जी वो रोबोट की कहानी हम आपको सुना रहे थे जो एक पूरे इंसान नुमा नहीं बल्कि इंसानों का जो ऑर्केस्ट्रा था उसको लीड कर रहे थे और उसको हिदायत दे रहे थे म्यूज़िक की। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुर्बानी के दिनों में अभी रिसेंटली हमने देखा कि बहुत महंगे महंगे जानवर हमें देखने में मिले, ख़ासतौर पे गाय और बैल की बात की जाए, लेकिन एक ऐसी नस्ल की गाय है जो वैसे ही महंगी है, उसको कहा जाता है नीलोरी नस्ल की गाय। तो ये सिर्फ और सिर्फ उम्रा की पहुँच में ही मौजूद है और इसकी कीमत वैसे ही इतनी महंगी है कि इसे जो है ना अपने मुल्क में गिने चुने अफराद ही जो है वो इसकी ख़रीदने की इस्तात रखते हैं। और न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक इस नस्ल की 4.5 साल उम्र की एक गाय की मलकियत का 1/3 हिस्सा हाल ही में ब्राज़ील में होने वाली एक नीलामी में 6.99 मिलियन ब्राज़ील रियल में फ़रोख्त हुआ है और इसको अगर निकाला जाए तो 1.44 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है और पाकिस्तानी 41 करोड़ रुपए की 41 करोड़ 76 लाख रुपए की ये एक गाय है जो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रही है। आई डोंट नो पाकिस्तान में ये मौजूद है भी या नहीं है, लेकिन अगर होगी भी तो किसी उम्रा और शुरफा के पास ही होगी। बिल्कुल, वहाँ पे भी बहुत सारे कम लोग इसको खरीदने की इस्तात रखते हैं, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत लोग इसको जो है इस पे इन्वेस्ट करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। बस शौक का कोई जो है ना वो नहीं होता, किसी को शौक हो तो वो कर भी ले, लेकिन वाकया में ये इतना करोड़ रुपया जो है ना लगाने की एक गाय के पीछे क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जरूरत है कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर करें क्योंकि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, हर इलाका जो है पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत सी वादी बशो में वाक़या सरसब्ज मैदानों की बात करें, सहर अंगेज मैदान है, इनकी बहुत खूबसूरत वादी है। इसकी सैर की तरफ भी हम आपको लेके चलेंगे और इसकी सैर करवाएंगे हमें निसार मेहदी। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी स्कर्दू में मौजूद बशो मिडोज एक पुरसुकून जगह
जहां सिर्फ पानी और परिंदों के चहचहाने की आवाज आपके कानों में रस घोलती है। ये सरसब्ज मैदान स्कर्दू शहर से 45 किलोमीटर दूर जबकि सतह समंदर से 8,800 फीट की बुलंदी पर वाक़ई है। बेमिसाल कुदरती हुस्न अपने अंदर समोए बशो मेडोस फलकबोस बर्फीले पहाड़ों से ग्लेशियर का पानी दरियाए सिंध तक पहुंचाता है। यहाँ पहुंचकर इंसान खुद को बादलों और नीले आसमान के बिल्कुल करीब महसूस करते हैं और इन नजारों में खो जाते हैं। यही वजह है कि स्कर्दू आने वाला हर सयाह बशो मेडोस को देखे बगैर वापस जाने का तसव्वुर भी नहीं करता। स्कर्दू से जुगलोट की तरफ JSR रोड पर 1 घंटे के सफर के बाद सस्पेंशन ब्रिज सयाहों को वादी बशो में खुशामदीद कहता है। बशो पुल से गुजरना और मिडोस तक मुसलसल चढ़ाई का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन 1.25 घंटे के बाद बशो मिडोस का दिलकश नजारा सयाहों की तमाम मुश्किलात का अजाला कर देता है। अगर आपने सरसब्ज मैदान, बहती नदी, घने जंगल और बर्फीले पहाड़ों का एक ही जगह पर नजारा करना है तो बशो मेडोस का इंतखाब आपकी तफरीह को मुकम्मल कर देता है। यहाँ तक रस्ते की हालत बेहतर बनाकर न सिर्फ सयाहत को फरोग दे बल्कि यहाँ के मकीनों का एक अहम मसला भी हल किया जाए। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बशो, गिलगित बल्तिस्तान। क्या बात है प्यारे पाकिस्तान और क्या बात है हमारे खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान के। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि दुनिया के बुलंद तरीन होटल्स का तो आपने जिक्र सुना होगा, लेकिन आपको दुनिया के ज़ेरे ज़मीन एक ऐसे होटल की सैर करवा रहे हैं जो कोस्नोडोनिया में वाक़या है और ये तकरीबन 419 मीटर ज़मीन की गहराई में मौजूद है, जहाँ पर होटल के रूम्स भी बने हुए हैं और ये ज़ेरे ज़मीन दुनिया का इंतहाई मुनफरिद किस्म का होटल है और अमरीका की रियासत वेल्स में ये वाक़या है। ये होटल एक खाली और तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली पत्थरों की मतरूका कान को मोर्चेंट स्लिट माइन की सतह ज़मीन से 419 मीटर गहराई में वाक़ और इसकी क़याम और तमाम की सहूलतें मुयसर हैं। डीप स्लिप में तकरीबन 4 प्राइवेट डबल बेड कैबिन मौजूद हैं, एक ग्रोचो रूम बशमूल डबल बेड, एक तामगा और टॉयलेट की सहूलत भी मौजूद है। तो ये हमने अच्छी खासी एडवर्टीजमेंट इनकी कर दी। अगर आपका जाना होता है अमेरिका वेल्स में तो यहाँ पर जाके ज़रूर ठहरें, आपको मज़ा आए ना आए लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना वो आपका हो जाएगा ज़ेरे ज़मीन रहने का। और इसका रास्ता बड़ा एडवेंचरस सा है, उस रास्ते से गुजरते हुए अगर आप एक एडवेंचर जो है वो करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएं और विजिट करें। लेकिन वैसे एडवेंचर के लिए पाकिस्तान में भी बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं तो आप वहाँ पे भी एडवेंचर कर सकते हैं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लेकिन अब जो खबर हम आपके साथ शामिल करने वाले वो थोड़ी सी परेशान कुन है और कारों के शौकीन लोगों के लिए भी वो बड़ी हैरत अंगेज भी है और परेशान कुन भी है। आपको पता है कि एक ऐसी नई कार जो है इजाद की गई है जिसके नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है और बोनट से नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं है। उसके कार के जो टायर्स हैं वो भी बिल्कुल छुपे हुए हैं। लेकिन ये ऐसी कार है जिसको ड्राइव नहीं किया जा सकता, मतलब सेफली इसको ड्राइव नहीं किया जा सकता, इसमें सफ़र नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एक कार है और आप देखें कि ये कैसी कार है। ये किस बेवकूफ़ को आइडिया आया था ये कार बनाने का। नजम थोड़ी देर के लिए शॉक में चले गए, ये वाकई में क्या है, ये कैसे है और क्यों है। अच्छा अब जो भी है वो तो है आप लोगों के सामने जो आप लोग देख रहे हैं, ग्रीन कलर की गाड़ी। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी चाहिए तो जाएं, डिमांड करें, क्या पता आपको मिल जाए। अब व्हाट्सएप के हवाले से हमारे पास खबर है कि व्हाट्सएप तेज़ी से जिद्दत की जानिब गामजन है और इसी के साथ साथ उन्होंने अब 2 अहम तब्दीलियाँ कर दी हैं। तो ये कल भी हम लोगों ने इसीलिए डिस्कस किया था क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तब्दीली की थी और आज भी यूज़र इंटरफेरेंस में मामूली सी तब्दीली की है। जबकि दूसरी अहम तब्दीली ये है कि जल्द ही सार्फिन HD वीडियो भेज सकेंगे। बहुत सारे लोगों को ये इशू होता था कि उनकी रेजोल्यूशन गिर जाती है, पिक्चर में भी इवन ये प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंटेड फाइल भेजनी पड़ती थी या किसी और चीज़ का इंतखाब करना पड़ता था। तो अब व्हाट्सएप पे भी आप जो है ना गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद टॉप प्रोग्राम में तब्दील कर सकेंगे और फिर उसको बाद सार्फिन जो है इन फीचर्स की आजमाइश इस वक्त भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों का अपडेट नहीं है, आप लोग अपडेट करें और इसको एक्सपीरियंस करें और फिर हमें बताएं कि कैसा लगा आपको व्हाट्सएप का न्यू फीचर्स। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और व्हाट्सएप के नए फीचर्स जो हैं वो मेरे ख्याल से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग भी हैं क्योंकि अक्सर ये होता है कि वीडियोस आप नहीं भेज सकते या कोई एक लिमिट होती है, उससे बड़ी वीडियो जो है वो आप नहीं सेंड कर सकते। लेकिन बड़ी जल्दी जो है वो अच्छी अपडेट आ रही है जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगली खबर जो है वो आपके साथ शामिल करेंगे और वो ये है कि आपको पता है विटामिन डी हम तो वैसे समझते हैं कि हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन होता है, धूप से हमें मिलता है, इसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, वो भी यूज़ होते हैं। लेकिन नई एक तहकीक हुई है, उसके मुताबिक विटामिन डी जो है वो बूढ़े अफराद में हार्ट अटैक के खतरात को कम कर सकती है। हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी एक इंतहाई अहम अंसर है और जिस्म में कैल्शियम और फॉस्फेट की मिकदार को बरकरार रखने में मदद देता है। अब एक नई तहकीक से मालूम हुआ है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स 60 वर्ष से ज़ायद उम्र के अफराद में दिल के दौरे जैसी जितने भी खतरात हैं उनको कम करने में मदद देगा। बहुत खूब। अच्छा इसी के साथ हमारे पास एक लास्ट अपडेट है और वो खबर ये है कि एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जो
سمندر کے اندر مچھلی کی طرح حرکت کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سمندر میں جو اس وقت حیاتیات موجود ہیں، جو اینیملز ہیں زیر سمندر، ان کے ماحول کی واضح تصویر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی کی طرح بالکل ویسے ہی یہ اس کی ٹیل جو ہے وہ موو کرتی ہے، اور بڑا پیارا سا وائٹ کلر کا یہ روبوٹ ہے، لیکن یہ بہت جو ہے کارآمد ہے اور بہت ساری چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے۔ اور میں سوچ رہی ہوں کہ کیا پتہ کوئی بڑی مچھلی آ کے اس روبوٹ کو کھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ ہمیں اندر کے مچھلی کے مناظر جو اندر ہے کے نا، جو مناظر ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے، سو اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ یس، ایک بریک، واپس کنٹینیو کریں گے پروگرام کو، کہیں مت جائیں، سپر پاکستان کے ساتھ رہیں۔ मजे मजे के काम हमारे एक्साइटिंग है खेले सारे मजे मजे के काम हमारे एक्साइटिंग है खेले सारे चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं खेल के पीछे क्या है देखते हैं सो समझ सके हर चीज को हम बेहतर खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर फन फैक्टर کھیل کے میدان کی طرف اگر آپ کو لیے چلیں تو روز ہی کوئی نہ کوئی ایسی خبر ہمارے پاس شامل ہوتی ہے جس میں پاکستانی نوجوان جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ پوری دنیا میں لہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ بالکل، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی اسپیشل اولمپکس چل رہی تھی اور ان میں پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی، گولڈ میڈل، سلور میڈل اور برونز میڈل بھی جیتے ہیں۔ خاص طور پر ہماری ٹیبل ٹینس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یہ جو آپ لوگ ویژولز دیکھ رہے ہیں یہ اسپیشل اولمپکس کے ہمارے وہ تمام جانباز تھے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے باہر موجود تھے، اور ٹیبل ٹینس میں مین سنگل کے مقابلوں میں سلور میڈل اپنے نام کیا ہے انہوں نے، اور ایک برونز میڈل بھی اپنے نام کیا۔ گزشتہ 6 سال سے ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں، اور ان گیمز کے علاوہ سٹی گیمز، ریجنل گیمز اور نیشنل گیمز میں بھی اپنے مقابلوں میں اپنا نام کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امتشام دانش، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ شخصیت جو ٹیبل ٹینس کے کوچ ہیں اور تقریباً پچھلے 25 سال سے پاکستان کے اسپیشل اولمپکس میں پاکستان کی ٹیمز کو لے کر جا رہے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وہ ہونہار بچے جو ہیں ان کو تیار کرنے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیبل ٹینس کے کوچ جناب محمد فاروق صاحب۔ السلام علیکم جی۔ کیسے ہیں فاروق صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ امتشام آپ ٹھیک ہیں؟ فاروق صاحب ماشاءاللہ سے سب سے پہلے تو مبارکباد جس طریقے سے اسپیشل اولمپکس سے بچے پرفارم کر رہے ہیں اور ٹیبل ٹینس میں بھی۔ تو سر یہ جرنی کا آغاز کیسے ہوا؟ یہاں سے کتنے بچے گئے؟ یہ ریسنٹلی جو مقابلے ہو رہے تھے ان کے بارے میں کچھ بتائیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پی ٹی وی کا کہ انہوں نے آج موقع دیا ہے ہمارے ان بچوں کو جنہوں نے سبز ہلالی پرچم جرمنی میں پچھلے کچھ 2 ہفتوں تک لہراتے رہے مختلف سپورٹس میں۔ تو پاکستان کا کانٹینجنٹ 128 لوگوں پر مشتمل تھا۔ ہم نے 11 مختلف سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، کچھ انڈیویجول ایونٹس تھے، کچھ ٹیم ایونٹس تھے، بوائز اینڈ گرلز، اور اس طرح جی ہمارا 128 لوگوں پر مشتمل کانٹینجنٹ تھا جس نے برلن میں 16th ورلڈ سمر گیمز، اسپیشل اولمپکس ورلڈ سمر گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ ونڈرفل۔ امتشام کب سے کھیلنا شروع کیا آپ نے ٹیبل ٹینس؟ میں تقریباً 4-5 سال سے کھیل رہا ہوں۔ 4-5 سال سے کھیل رہے ہیں، اور اس کا شوق پیدا کیوں ہوا؟ کس کو دیکھ کے انسپائر ہوئے؟ یہ جب میں کلب جاتا تو میں اکثر دیکھتا تھا کہ ٹیبل ٹینس کھیل رہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کھیلوں، تو اس لحاظ سے پھر میں نے کھیلنا سٹارٹ کیا اسکول سے کلب تک۔ تو کیسے لگے آپ کو ریسنٹلی کمپٹیشنز جو آپ نے اسپیشل اولمپکس سے کیے؟ بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے سپورٹ بہت کی ہے، پی ایف والوں نے اور اسکول والوں نے، خاص کر سر فروق کا جنہوں نے مجھے اتنی ٹریننگ دی ہے، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا جو مجھے بولنے کے لیے
अरे नहीं, अपने बहुत sport शुक्रिया के आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो बाकी मुझे ये बताएं कि आपका जो मुकाबले थे ना, चलें हम आते हैं वापस, ठीक है, एक ब्रेक की तरफ हम लोगों ने बढ़े हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ फ्रेंड्स। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और रोज़ ही हम आपकी किसी ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाते हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, बहुत सारे नए नए अनोखे जो है वो काम भी कर रहा है। आज भी हमारे साथ इसी तरह के मेहमान मौजूद हैं और उनके कोच भी मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम उनसे बात भी कर रहे थे, लेकिन बातों का सिलसिला मजीद आगे भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं इम्तिशाम दानिश, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और स्पेशल ओलंपिक्स में रिसेंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और उनके साथ उनके कोच हैं जनाब मोहम्मद फारूक साहब। फारूक साहब, ये बच्चों की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कैसे होता है और आप कैसे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं? आपके पास खुद विलिंगनेस शो करते हुए बच्चे आते हैं, वो आप सिलेक्ट करते हैं, या फिर आपका कोई अलहदा से प्रोसेस है जिसकी निस्बत पे आप सिलेक्ट करते हैं? जी, कुछ तो इस तरह है कि काफ़ी सारे तो पेरेंट्स हैं, अगर किसी जगह पे वो जाते हैं, देखते हैं कि मुख्तलिफ क्लब्स या अदारों में अगर कोई स्पोर्ट्स हो रही है तो अपने बच्चों को ले आते हैं। अदरवाइज़ जो सबसे बेस्ट इनका वो है कि सबसे पहले स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स होती हैं, इन हाउस उनके अपने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एंड देन वो फिर सिटी गेम्स और फिर रीजनल गेम्स, एंड देन शॉर्ट लिस्ट होते होते वो फिर जो सिलेक्टेड प्लेयर हैं अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी नेशनल गेम्स में। नेशनल गेम्स में जो बेस्ट अवेलेबल बच्चे होते हैं उनकी फिर सिलेक्शन होती है फर्दर ट्रेनिंग कैंप्स के लिए। अच्छा। और फर्दर ट्रेनिंग कैंप्स में से जो शॉर्ट लिस्ट होते होते बच्चे जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे वर्ल्ड समर गेम्स है, वर्ल्ड विंटर गेम्स हैं, या अगर उसके अलावा कोई किसी भी मुल्क में कोई स्पेशल ओलंपिक्स की स्पोर्ट्स हो रही हैं तो उसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। तो एक बड़ा कम से कम ये 4 साल पर मुहित एक ये पूरा प्रोसेस है जो शुरू होता है। जैसे कि अभी वर्ल्ड गेम्स ख़त्म हुई हैं, अब नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह ताला ये जो ही समर वेकेशंस ख़त्म होंगी तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा 4 साल पर मुहित एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो शॉर्ट लिस्ट होते बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर वो मुकाबलों में शिरकत तो करें। फारूक साहब, इन बच्चों को सिखाना कितना आपके लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वर्ल्ड फास्टेस्ट गेम ऑलमोस्ट या सेकंड फास्टेस्ट गेम जो है टेबल टेनिस तस्वुर की जाती है, जी, तो कितना आपके लिए चैलेंजिंग है? डेफिनेटली बड़ा टफ़ है, मुश्किल है, और ख़ास तौर पे टेबल टेनिस जैसी जो टेक्निक डोमिनेटिंग गेम है उसमें स्पेशल बच्चों को बड़ा ही रेपिटिशन्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बार बार इन्हें वो टेक्निक्स पर। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा आज जो चीज़ आपने स्किल उसे सिखाई है तो मे बी कि वो नेक्स्ट डे आए तो उसे उस चीज़ के बारे में पता ना हो। तो इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बार बार उन्हें इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब इस तरह के बड़े इवेंट्स आते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 साल पहले से इनके ट्रेनिंग कैंप शुरू हो जाते हैं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के अंडर। तो वो कम से कम जब इवेंट्स तक पहुंचते 6 से 7 कैंप्स जो हैं वो मस्ट इनको ट्रेनिंग के लिए चाहिए होते हैं। ये इम्तिशाम ही खेल रहे हैं, ये जो जी इम्तिशाम दानिश हैं जी, ये यूनिफाइड डबल्स का मैच था जी। तो इम्तिशाम, कैसा लगता है जब आप उतरते हैं और एक सामने प्लेयर मौजूद होता है और फिर उसके साथ माइंड भी कूल रखना होता है, तो क्या क्या आप जो है ना सोच रहे होते हैं जब खेलने के लिए जाते हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि जब जाऊँ तो डरा हुआ ना लगूँ, परेशान ना हूँ, टफ हो के खेलूँ, जब भी खेलूँ तो हिम्मत और जज्बा लेके खेलूँ। तो उसके लिए कोई ख़ास प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की, जी, या अपने आप को कूल डाउन रखने के लिए? कूल डाउन के लिए मैच से पहले जो है वो मैं थोड़ी ब्लॉकिंग वगैरह कर लेता हूँ सर के साथ, पार्टनर के साथ, और बाकी भी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज पाकिस्तान के लिए इतना पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान जर्मनी में ख़ासकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और अपने माँ बाप का और क्लब अपने पीएफ क्लब का, पीएफ स्पोर्ट क्लब का, स्पेशल ओलंपिक्स का। और इंतशाम, बहुत अच्छी बात आपने की कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ख़ुद को टफ़ रखूँ, मैं एनर्जेटिक रखूँ, कॉन्फिडेंट रखूँ। लेकिन कभी कोई ऐसा मुकाबला है जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो, या जिसके लिए आप, या फिर कोई ऐसा मुकाबला जो कि आपके लिए बड़ा अच्छा भी रहा हो, जिसमें आपको मज़ा आया हो कि यार ये मैंने जो किया है कंपटीशन इस इंसान के साथ या इस प्लेयर के साथ जो मेरा कंपटीशन था ये बहुत अच्छा गया? ये एक टीम के साथ आया था, लेकिन मैंने कहीं नहीं, हारना नहीं है, फिर भी मैं जो हूँ जीता भी हूँ, पॉइंट्स भी लिए, और एक
अच्छा महसूस हुआ मुझे। तो ट्रेनिंग कैंप में कितनी देर आप प्रैक्टिस करते हैं? 3-4 घंटे तो पक्का करता हूँ। 3-4 घंटे कंसेक्टिवली आप जो है प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा आप स्कूल में हैं या कॉलेज पढ़ रहे हैं? स्कूल में। स्कूल में कौन सी क्लास में आप? मैं 9th में। तो आपके साथ वाले फेलोज भी खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि एक नेशनल प्लेयर उनकी टीम में है? बहुत ही खुश होते हैं, ख़ासकर मेरी जो स्पोर्ट के टीचर हैं वो भी खुश होते हैं कि आज इस मुकाम तक पहुंच गए। वंडरफुल। फारूक साहब थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि टेबल टेनिस के अलावा हमारी जो ऑडियंस इस वक्त देख रही है, जो स्पेशल बच्चे इस वक्त जिनके वालिदैन देख रहे हैं, वो अगर स्पोर्ट्स के वेंचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो क्या क्या कैटेगरीज मौजूद हैं और कहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं, किससे रब्ता करें? देखिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं जो स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के अंडर जो चल रही हैं, ठीक है, उसमें जैसे कि एथलेटिक्स है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, फुटसॉल, स्विमिंग है, एथलेटिक्स एंड टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बोचे गेम है। तो ये डिपेंड करता है कि स्पेशल बच्चे हैं, इनकी एबिलिटी क्या है, एबिलिटी मैटर करती है, एज मैटर करती है, ठीक है, एंड जेंडर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही उनको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। और मुख्तलिफ पाकिस्तान में जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, एंड गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, ये मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे स्पेशल बच्चों के इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ काफ़ी सारे अदारे हैं जो स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के साथ ताउन करते हैं। कोई भी जाता है, फ्री ऑफ कास्ट इनकी ट्रेनिंग है, फ्री ऑफ कास्ट इनकी कोचिंग, वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं। जैसे कि मैं अगर मैं वाकेंड से बिलोंग करता हूँ तो PF इनको भरपूर तरीके से फैसिलिटेट करती है। ठीक है। इसी तरह रावलपिंडी में आर्मी के इंस्टीट्यूशंस हैं, दीगर पाकिस्तान बहरिया के हैं, और मुख्तलिफ इसके अलावा प्राइवेट स्कूल, यानी कि इन बच्चों के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर से लेके और मुख्तलिफ अदारों से लेके तमाम, तो जो भी पेरेंट्स अगर वो चाहते हैं कि अगर उनका बच्चा स्पेशल है और वो स्पोर्ट्स में आना चाहता है तो वो स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान से रब्ता कर सकते हैं। मुख्तलिफ शहरों में इनके रीजनल ऑफिसेज हैं। फारूक साहब, मिनिमम एज क्या है इन बच्चों की टेबल टेनिस सीखने के लिए? कि आप ये समझते हैं कि इस एज से, यानी 3 साल का बच्चा या 4 साल का या 5 साल का, वो मिनिमम एज है कि वो टेबल टेनिस की प्रैक्टिस के लिए देखिए जो ही क्योंकि स्पेशल बच्चे हैं, थोड़ा सा स्कूल देर से इनका एडमिशन होता है मोस्टली, बहुत कम होता है कि 5 साल से जैसे रवायती तौर पे है प्रेप एंड नर्सरी और दूसरे, ठीक है। तो डिपेंड ऑन के बच्चे की एबिलिटी क्या है, उसके कितनी उसकी समझ बूझ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। इनिशियली अगर आप डालते हैं, क्योंकि टेबल टेनिस होगी या कुछ स्पोर्ट्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स डोमिनेटिंग है, तो लेकिन अगर आप उसको जस्ट बास्केटबॉल दे देते हैं, बॉल को वो ड्रिबल करना शुरू कर दे, एथलेटिक्स है बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट में ही मेरे ख्याल में 8 साल से इन बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल देना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे इंटरनेशनल लेवल पे 14 साल एंड ऑनवर्ड जो उससे ऊपर की उम्र के प्लेयर्स हैं उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। अच्छा इम्तिशाम, क्या प्लान्स हैं आपके? आपने आगे जो है वो स्पोर्ट्स में ही कंटिन्यू रखना है या साथ साथ जो है स्टडी में भी कुछ करने का प्लान है? स्टडी तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मैं गेम्स में ज़्यादा ध्यान दूँगा। अच्छी बात, स्पोर्ट मेरे लिए बेस्ट है। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या और इसके अलावा आपकी हॉबीज़ हैं इम्तिशाम, और कौन सा अगला कंपटीशन है जिसको आप जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं आजकल? टेबल टेनिस में है, और आगे जब अगला साल स्टार्ट होगा उसमें भी जब मैचेस होंगे तो नेशनल गेम्स या इंटरनेशनल जो भी सारों में जीतूंगा भी और इंटरनेशनल तक भी जाऊंगा अगले साल। अच्छा, कोई होता है ना आपका फेवरेट फेलो जिसके साथ खेलने में मज़ा आता है, तो वो सर के साथ आप गेम खेलते हुए आपको जो है वो एंजॉय करते हैं या कोई और आपका फेलो है? मेरे एक असीब भाई हैं, उनके साथ बहुत मज़ा आता है। उनके साथ मतलब एक ऐसा दोस्त वाला, कज़न वाला महसूस होता है, और मैं उसी तरह मज़े में खेल रहा हूँ तो सही मज़ा आता है खेल। क्या बात है, क्या बात है। और सब ये बताइएगा, इम्तिशाम ज़ाहिर है आपका स्टूडेंट भी आपसे सीखता भी है, इसको सिखाना जो है वो कितना इंजॉयबल था आपके लिए, या कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करें जो कि बहुत आपके लिए मेमोरेबल हो इम्तिशाम के साथ?
इम्तिशाम माशाल्लाह बड़ा ही सुलझा हुआ और समझदार बच्चा है, बड़ी अच्छी इसकी तरबियत है माशाल्लाह, स्कूल से लेके घर से लेके तमाम मामलात में, जैसे आपको फील भी हो रहा होगा हाँ, नो डाउट कि बड़ा अच्छा He is और माशाल्लाह। बड़ा हर बंदे की जो भी, हाँ वो क्लब में हैं, इवन कि हमने कैंप्स में रहे हैं, हर बंदे की बड़ी रिस्पेक्ट और अपने काम से काम कोई ज़्यादा शरारती होना कोई बुरी नहीं, बात वो नहीं तो है, अच्छी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा शरारती भी नहीं है। ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है इसको, इसके साथ बड़ा रिस्पेक्ट करने वाला है। इससे पहले भी काफ़ी सारे बच्चे थे, हर बच्चे की मुख्तलिफ मजाज और तबीयत होती है, तो इसके साथ बड़ा अच्छा है। तो इसका एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम इम्तिशाम दानिश है, लेकिन इसका निक नेम जो है वो जुगनू है। तो इसको ये जुगनू के नाम से ज़्यादा जाना पहचाना जाता है पूरे पाकिस्तान में, स्पेशल ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स के हलकों में, इवन के अपने स्कूल में। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह अगर आप जुगनू से खुद पूछें तो वो बहुत ज़्यादा। क्या वजह आपको जुगनू क्यों कहते हैं? लेकिन बड़ा प्यारा नाम है। प्यार से कहते हैं, और ये मेरे बाबा ने रखा था। बाबा ने दिया था? वो कहते हैं चलो निक नेम ये रख लेते हैं, इसका सूट भी काफ़ी कार है। नहीं ठीक है, जुगनू रोशन करता है एक जगह को, और आप जो है वो एक रोशनी जो है डेफिनेटली उन तमाम बच्चों के लिए आप बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं और जो चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह आगे बढ़ें और पूरे कंट्री का आप नाम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो ये बहुत एक ऑनर और प्राइड की बात है माशाल्लाह से आपके लिए। सो आप कोई मैसेज देना चाहो अपने तमाम फेलोज़ को या पूरे पाकिस्तान को? मैं ये देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के अलावा भी गेम्स किया करें ताकि उनकी बॉडी ठीक रहे और उनकी बॉडी चले, क्योंकि कुछ होते हैं जो पढ़ाई में सिर्फ रहते हैं, खेलों में ज़्यादा नहीं वो करते, हाँ। गेम्स में ही करते। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, बस स्पोर्ट भी साथ करें ताकि आप टफ रहें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इम्तिशाम दानिश हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया फारूक साहब, सलामत रहें और आप इसी तरीके से इन बच्चों का जो है वो मेन मेंटोर बन के जो है इनको आगे लेकर आते रहें ताकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकें और अपने लिए भी इंशाल्लाह ये इसी तरीके से करते जाएंगे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने जुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फिक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूंकि मजहब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर। हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में तवानाई का बहरान है। सो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसमें अपना हक़ अदा करें। और वो किस तरह कर सकते हैं? आप बचत अपनाएं, आप कफ़ायत शायरी को अपनाएं और तवानाई जो है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, इसका कम से कम ज़िया करें और कम से कम इस्तेमाल करें।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिस तरह से हमने प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में ही बात की कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जुम्मे के दिन यानी 7 जुलाई को ऐलान किया है कि पूरे पाकिस्तान में यौम तक़दीस कुरान मजीद मनाया जाएगा और जो भी स्वीडन का वाक़या है उसकी मज़म्मत भी की जाएगी। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया जितना उसका इस्तेमाल जो है वो आसान हो गया, इसी तरीके से हमारे ऊपर बहुत भारी जो है ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि हम क्या कंटेंट शेयर करें, किसके साथ शेयर करें। हमारा एक क्लिक जो है वो कितने बड़े नुकसान का बायस बन सकता है, इसका एहसास शायद हमें नहीं होता और वक्त के साथ साथ हमें इसका एहसास करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि हम इस पर वक्तन फ़वक्तन बात भी करते रहते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक और जिम्मेदारी जो उठाई थी, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं कि गुस्ताखाना मवाद जो इस वक्त मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, या इस्लामोफोबिया से रिलेटेड या किसी भी मज़हब की तौहीन से रिलेटेड मवाद जो मौजूद है, उसको काउंटर करने के लिए हम प्रोग्राम्स में भी पाकिस्तान टेलीविज़न बात कर रहा है और मुख्तलिफ फोरम्स पर गवर्नमेंट भी इसको एड्रेस कर रही है, चाहे FIA के साइबर क्राइम हो, चाहे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हो या हमारा लीगल कमीशन मिशन हो। सो हम इसी के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है बात करने के लिए बिल्कुल रेलिवेंट, पहले भी इसी मौजू पर उनसे डिस्कशन होती रही है और न सिर्फ PTV न्यूज़ बल्कि PTV होम पे भी इस पर बात कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं सर आप? अल्लाह का करम, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो सोशल मीडिया का कंटेंट मौजूद है और इसमें जब हम बात करते हैं ब्लास्फेमस कंटेंट की और फिर हम रिसेंटली वाक़या देखते हैं स्वीडन का, तो क्या ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस्लामोफोबिया की वजह से? और इसके ऊपर तो बहुत सारी जब डिबेट्स भी हो रही हैं, बुक्स भी लिखी जा रही हैं और दुनिया कई हद तक ये बावर भी कर चुकी है कि इतना ख़तरा इस्लाम से नहीं है, हर उस शख्स से ख़तरा है जो मजहबी जो है ना नफ़रत फैलाता है या एक पुरतशद्दुद ज़हनियत का मालिक है, और उसमें किसी भी मज़हब का अंसर डालना एक इजाफी बात होती है, वरना इस तशद्दुद के वाक़यात का मज़हब के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता। तो सर, ये इस्लामोफोबिया की वजह से ही ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं? आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये एक हिस्टोरिकल क्लैश है और यूरोप के अंदर चूँकि रिलीजन और मॉडर्निटी के दरमियान एक बहुत बड़ा क्लैश हिस्टोरिकल रहा है, कई सदियों तक रहा है, और इस वक्त 2 कॉन्सेप्ट हैं सेकुलरिज्म के जो प्रीवेलिंग है, एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट। हाँ, जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है ये एंटीथीसिस पर मबनी है, यानी रिलीजन के मुखालिफ। अच्छा, वो ये समझते हैं कि जब हम राइट टू रेडिक्यूल यानी किसी की तज़हीक करेंगे तो हम अपना लिबर्टी का राइट जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। ये आप ओवरऑल यूरोप की ये मैं ओवरऑल यूरोप के अंदर जो सेकुलरिज्म, जिसको हम एथियस्ट सेकुलरिज्म कहते हैं, उसकी बात करते हैं। जो अमेरिका है, अमेरिकन सेकुलरिज्म में वो एंटी रिलीजन नहीं है, और अमेरिकन सेकुलरिज्म की रूह से एक शख्स रिलीजियस भी हो सकता है और एट द सेम टाइम सेकुलर भी हो सकता है। और इसकी मिसाल इस तरह के, जैसे तैयब अर्दगान से किसी ने पूछा कि आप सेकुलरिज्म को छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम यूरोपियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म की बजाय हम अमेरिकन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें सेकुलरिज्म और रिलीजन के दरमियान कोई क्लैश नहीं है। तो यूरोप के अंदर ये जो राइट टू रेडिक्यूल है, ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है या मुसलमानों की मुक़द्दस किताबों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वहाँ आप उनके ड्रामे देखें, उनकी तहरीरें देखें, उनके सॉन्ग सुने, और उनकी जो एवरीडे लाइफ है उसमें वो क्रिश्चियनिटी को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो ये बेसिकली एक एंटी रिलीजियस मूव है, और ये जिस तरह क्रिश्चियंस को वो रेडिक्यूल करते हैं, इसी तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को भी उसी तरीके से देखें। तो क्रिश्चियंस तो उस तरह रिएक्ट नहीं करते, वहाँ रिएक्शन है, ये नहीं कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन है, लेकिन वो रिएक्शन पावरफुल रिएक्शन नहीं है जो मुसलमान इसको रिएक्ट करते हैं। अच्छा, मुसलमानों के नज़दीक ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में 4 बेसिक क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस प्रोसीजर ऑफ लाइफ से मुतल्लिक है, यानी हाउ और व्हेन के मुतल्लिक हैं, और 2 क्वेश्चन जो हैं वो आइडेंटिटी से मुतल्लिक हैं, जैसे वाई एंड व्हेन। तो ये जो आइडेंटिटी के मुतल्लिक क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब सिर्फ रिलीजन दे सकता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी इसका जवाब नहीं दे सकती। वो हमें मीडिया में बताया जाता है कि 4 Y and 1 H। हाँ जी। तो अब
مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں، کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا. 60s میں یہ کہا گیا کہ جی یہ ڈیمائس آف ریلیجن از دی فینومینا آف دا ماڈرنٹی، لیکن اسی آتھر نے جس نے 1960s میں یہ کتاب لکھی دی سیکولر سٹی، اسی نے 1980s میں دوبارہ کتاب لکھی گاڈ ان دا سیکولر سٹی. کیوں اس نے کہا کہ جو ڈیمائس آف ریلیجن کا اس وقت ہم نے ڈکلیریشن کیا تھا وہ غلط تھا. ریلیجن کو ماڈرن ہیومن لائف سے ایبسلوٹ نہیں کیا جا سکتا، نکالا نہیں جا سکتا. لیکن یہاں پہ ایک ریلیجن نہیں ہے، یہاں پہ بہت سارے ریلیجن ہیں. تو یورپ میں بھی یورپ کی جو ہسٹوریکل سائیکی ہے وہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر ریلیجن صرف ایک ٹرمینالوجی ہوتی تھی، ریلیجنز نہیں تھا، یعنی اس کا پلورل نہیں تھا. یہ ہوگو گروشیس تھا جس نے پہلی دفعہ ریلیجنز کی ٹرمینالوجی استعمال کی، اور وہ بھی اس نے اس سینس میں استعمال کی ٹرو ریلیجن اینڈ فالس ریلیجنز، اور فالس ریلیجنز کی کیٹیگری میں اس نے اسلام اور جوڈائزم کو کرایا. تو ابتدائی طور پہ جو یورپ ہے، یورپ کے اندر کرسچینٹی اور سیکولرزم کی ایک ہسٹوریکل کشمکش ہے، اور اس میں جو سیکولرسٹ ہیں وہ بیسیکلی صرف سیکولرسٹ نہیں ہیں، وہ ایتھیسٹ بھی ہیں، وہ ریلیجن کی تصحیح کرنا سمجھتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ریلیجن ڈومینیٹ نہ، اٹ از ناٹ دا ریلیجن جو ہمیں بتایا کہ ہم کیا پہنیں، ہم کیا کھائیں، ہم کس طرح بات کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے جو ہمیں بتائے. تو یہ اس ہسٹوریکل سیکولر مائنڈ سیٹ، ہاں سیکولر ہم بات کر یعنی ایکچوئل سیکولر نہیں بلکہ آپ اس کو کہیں کہ ایتھیسٹ مائنڈ سیٹ، ایتھیسٹ مائنڈ سیٹ. ان کے نزدیک کہ جب ہم اس طرح ریڈیکیول کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ریلیجس بلیفس ہیں، ڈاکٹرائنس ہیں، فیتھ بیسڈ آپ کی نریشنز ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اب پوری دنیا کے اندر ریلیجن اویئرنیس ویو چل چکی ہے. ریلیجس آرگنائزیشنز، ریلیجس انسٹیٹیوشنز، اور ایون اس وقت ایک کراس ریلیجنز رسپیکٹ ٹو دی ہولی اسکرپچرز، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. سر جو آپ نے ساری بات کی اس سے مجھے یہ ابھی تک اخذ نکلا کہ جو جتنے بھی واقعات ہم دیکھنے چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا جدھر بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ آ رہا ہے ہمارے ایتھیسٹ مائنڈ سیٹ کی طرف سے. تو سر کیا صرف اور صرف ایتھیسٹ مائنڈ سیٹ ہی ہے جو یہ اسلاموفوبیا کی اگینسٹ کام کر رہا ہے، یا وہ مائنڈ سیٹ جو ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کرسچینٹی کے اگینسٹ بھی کام کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، بیسیکلی تو اس کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی بشپ آف یورپ آئے تو ہم نے ان سے یہی سوال پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ والے بہت پڑھے لکھے ہیں. وہ پڑھے لکھے ہوں گے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، لیکن تھیولوجی اور ریلیجس اسٹڈیز میں وہ اگنورنٹ ہیں، وہ بالکل جاہل ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ریلیجنس کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو فوبیا کا مقابلہ فوبیا سے نہیں ہونا چاہیے. اگر اسلاموفوبیا ہے تو اسلاموفوبیا کے مقابلے میں ہم اپنی مسلم سوسائٹیز میں ویسٹوفوبیا کو پریکٹس نہ کریں، کیونکہ اس سے ریئیکشنری مائنڈ سیٹ پیدا ہو، اور ریئیکشنری مائنڈ سیٹ کے ذریعے سے آپ کوئی پازیٹیو چیز جو ہے اچیو نہیں کر سکتے. ابھی یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ جمعے کو جو تقدیس قرآن کا دن بنانا، یہ بھی ایک پازیٹیو ایکشن ہے. ہاں جی، اسی طرح آپ دیکھیں کہ انڈونیشیا میں انہوں نے سویڈش ایمبیسی کے باہر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان پہنچے، انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں کیا، وہ قرآن پاک ساتھ لے گئے اور انہوں نے وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی. ہم نے ایک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے، اقرا فاؤنڈیشن، امریکہ میں ہے، تو انہوں نے پوری دنیا سے اسکالرس کو آن لائن اکٹھا کیا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اور اس میں قرآن پاک کی اہمیت، قرآن پاک کی ٹرانسلیشن، قرآن پاک کی مختلف زبانوں میں لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ کیسے دی جائے، اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی. مقصد یہ ہے، دیکھیں ایسے کئی واقعات ہوئے کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کو برا کہتے تھے، قرآن پاک اور مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرتے تھے، جب ان کو پرو ایکٹیولی ان چیزوں سے انٹریکٹ ہونا پڑا، جب انہوں نے ان کو پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی آپ لوگوں کی ایفرٹ ہے کہ آپ بار بار اس کو ریپیٹ کریں. سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ بلاسفیمیس کانٹینٹس ہیں، ان کی مختلف صورتیں ہیں.
एक तो ये वाजे इस किस्म के कंटेंट्स हैं जिसके मुतालिक बहुत क्लैरिटी मौजूद होती है, लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपने सोशल मीडिया के यूज़र से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई इस किस्म के कंटेंट का सामना हो तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए उसको प्रमोट ना करें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी आप उसको क्रिटिसाइज करें, उसको बुरा समझें, उसके इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज करें, लेकिन आपका कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको प्रमोट करें। अब जस्ट लाइक आप शेयर करके अगर कुछ ऊपर। अच्छा, अब हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि वो एक चीज़ दिखाई जाती है, मसलन ये मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि ये बहुत तस्वीर इस वक्त है कि वो दिखाते हैं कि मुक़द्दस औराक हैं और वो किसी पेटी में रखे हुए हैं और वो उसको बार बार शेयर कर रहे हैं। भाई आप ना शेयर करें, आप उसको इस तरह बिल्कुल और उसके ऊपर कांटा लगा के शेयर कर देना, ये कोई ऐसी बात नहीं। तो एक तो लोगों को बहरहाल ये बात बड़ी क्लियर है कि जो ऑब्वियसली क्लियरली ब्लास्फेमस कंटेंट्स हैं उसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस मौजूद है, लेकिन इसके साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जो बड़ी ख़तरनाक हैं। डिस्टॉर्टेड रिलीजियस कंटेंट्स, हाँ जी, मसलन कुरान पाक की जो अथेंटिक जो अथेंटिसिटी है, यानी उसमें उसकी टेक्स्ट के अंदर ये हिस्टोरिकल एफर्ट्स तो शुरू से हो रही हैं, लेकिन अब ये है कि वो ऐसे कुरान पाक भी अवेलेबल हो गए हैं ऑनलाइन कि लोग तो उसको कुरान समझ के उसमें से कोई चीज़ पिक करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो डिस्टॉर्शन की हुई होती है। और उससे ज़्यादा डिस्टॉर्शन जो है ये ट्रांसलेशंस में की जाती है, ट्रांसलेशंस में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन की जाती है। इसी तरह अहदीस के हवाले से ये किया जाता है कि एक तो पूरी हदीस नहीं बयान की जाती, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा ले लिया जाता है। अच्छा, इसी तरह हदीसों की मुख्तलिफ कैटेगराइजेशंस हैं, तो वो उस कैटेगराइजेशन को वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जैसी भी कोई हदीस हो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। जैसे एक हदीस है बड़ी मशहूर, उसके मतलब है सरतन से जुदा, ये एक बड़ा वो फेमस है। अब जब हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसके ऊपर ज़रा आप इन्वेस्टिगेट करवाएं, हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई, पूरी एक टीम बैठी, उन्होंने देखा तो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स के नज़दीक ये मौजू हदीस है, दुरुस्त हदीस नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उस हदीस को एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे हेट स्पीच क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो एक ये चीज़ जो है इसको भी समझने की ज़रूरत है। और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बाज़ लोग लाइक्स लेने के लिए, सर्कुलेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स को हासिल करने के लिए वो ऐसे इश्यूज़ को छेड़ते हैं जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं। हिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स। या एग्जैक्टली, आप ये नहीं डेफिनेटली अगर बैड साइड उठाएंगे तो आप ये नहीं कर सकते कि वो बैड चीज़ें जो हैं उनको इकट्ठा करके आप लोगों के सामने पेश कर दें। exactly. तो मैं समझता हूँ कि लोगों को, यानी ऐसे लोगों को सिर्फ रिएक्ट करना या उनके ऊपर तान करना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि लोगों को चाहिए कि इस किस्म के लोगों को बिल्कुल देखना बंद कर दें। जब आप उनको देखना बंद करेंगे, उनके व्यूअर्स नहीं रहेंगे, तो वो एक और जो चीज़ बड़ी ख़तरनाक हुई है कि अब लोग बड़ा फ्रीक्वेंटली टीवी भी कम हो गया देखना, लोग जो है वो यूट्यूबर्स वगैरह को, अच्छा वो कोई भी यूट्यूबर बन जाता है, हाँ। कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, वो इंतहाई किस्म की एब्सोल्यूट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और वो अगरचे भली तो लगती है लेकिन वो सारा झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा होता है, उसमें हेट स्पीच होती है, उसमें नफरत अंगेजी होती है और उसमें हमारे अदारों और हमारे मुल्क के खिलाफ बात होती है। exactly. तो हमारे हाँ जी, ये जो हमारे यूज़र्स हैं सोशल मीडिया के, उनको चाहिए कि इस चीज़ का भी ख्याल करें। और एक और चीज़ जो मैं ओवरऑल मैसेज देना चाहता हूँ कि लोगों को चाहिए कि सिर्फ वक्त सोशल मीडिया के साथ ना गुजारें, लोगों के साथ भी वक्त गुजारें। एग्जैक्टली, हाँ जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीन और हज़रात, यही हमने कोशिश करनी है कि इस नैरेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर करें और जुमे के रोज़ ख़ास तौर पर निकलें ज़रा और योम तक़दीस कुरान मजीद जो मनाया जा रहा है उसमें हुकूमत का साथ दें। एक ब्रेक हमारे साथ रहें। चौधरी साहब। कौन चौधरी जी? हो जी आप बकलम खुद। वो जी मेरा नाम सोना है जी। हाला जी, सोना साहब जी किधर जाएंगे? वो जी यार जाना तो मामे यकूब के पास है,
उसका पता मगर नहीं मेरे पास। वेलकम बैक। पाकिस्तानी नौजवानों के कारनामे हमारे सामने हैं और रोज़ ही कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जिससे हम बहुत खुश भी हो जाते हैं। और अब इंटरनेशनली भी हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त सी खबर भी है। इंटरनेशनली इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और ऐसी खबर है कि मेरे ख्याल से ये बड़ी हमारे लिए एक हाईलाइटिंग पॉइंट है कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो ऐसे अवार्ड्स जो हैं वो भी अपने नाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे नौजवान का जो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप लोगों के सामने है। और इसके हवाले से हमारी वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी कहा कि 18 साल की उम्र में यूथ जनरल असम्बली की बुनियाद रखने वाले बासलाहियत फ़हद शहबाज को आलमी डियाना अवार्ड से नवाजा गया है। और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी बड़ी खुशाइंद बात है कि फ़हद शहबाज वो शख्सियत है जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम यूथ के लिए एक नेशनल असम्बली का प्लेटफॉर्म बनाने की तजवीज़ दी, जिसके ऊपर उनकी शऊर और कायदाना सलाहियतों को उजागर करने पर डियाना अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। और डियाना अवार्ड वो वाहिद खैराती इदारा है जो वेल्स की शहजादी डियाना की याद में कायम किया गया था। और इस इदारे को बरतानवी हुकूमत ने सन 1999 में इस मकसद से कायम किया था कि शहजादी डियाना को खराज अकीदत पेश किया जा सके। और उसके तहत बहुत सारे ऐसे जो हमारे होनहार बच्चे मौजूद हैं ऑल अराउंड द कंट्री, ऑल अराउंड द ग्लोब जो काम कर रहे हैं, उनको इससे नवाजा जाता है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि ये इस दफ़ा अवार्ड पाकिस्तान के नाम रहा। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़हद शहबाज ही, उनसे जानेंगे उनकी कोशिशों के बारे में, किन प्रोजेक्ट पे वो आजकल काम कर रहे हैं, कैसी ये डियाना अवार्ड उन्हें मिला और किस बेस पर मिला, ये भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हद शहबाज। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ़हद, ज़रा अपनी स्टोरी के हवाले से प्लीज़ बताइएगा कि ये डियाना अवार्ड स्पेसिफिकली किस कोशिश पे और किस खिदमत के एतराफ़ में आपको दिया गया? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो 2015 अगस्त में हमने इस इदारे की यूथ जनरल असम्बली की बुनियाद रखी, जिसमें हमारा जो बुनियादी तौर पर मकसद था कि पाकिस्तान के वो नौजवान जिनकी उम्र 16 से 26 साल के दरमियान है, वो उनमें से 18 से 25 साल के दरमियान वाले तो पाकिस्तान के बाशूर शहरी पाकिस्तान के वोटर भी होते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि सियासी तौर पर उनकी शमूलियत को बढ़ाने के लिए, और ना सिर्फ सियासत बल्कि उनके उसके साथ साथ जो मुआशी और समाजी कंट्रीब्यूशन है उसमें भी हम अपना बेहतर सा किरदार अदा कर सकें। इस सिलसिले में जब हमने यूथ जनरल असम्बली का आगाज़ किया तो हमने कोशिश ये थी कि जिस तरह से नेशनल असम्बली काम करती है उस तरह से हम भी एक नौजवानों की असम्बली हो, जिसमें उसी तरह से करारदाद आए, उसी तरह से तवज्जो दिलाओ नोटिस आए और उसी तरह से बाकी इक़दामात हों जैसे हमारी नेशनल असम्बली का कोरम होता है। तो उस सिलसिले में इसके साथ साथ हमारे जो बाकी दीगर फोरम काम कर रहे हैं, यूथ जनरल असम्बली, लीगल फोरम, मीडिया फोरम, ADR फोरम और बिजनेस फोरम शामिल है कि ना सिर्फ सियासी शमूलियत बल्कि इसके साथ साथ मुआशरती और मुआशी शमूलियत भी शामिल है। और इसमें मैं ख़ास तौर पर जिक्र करता चलूँ कि ट्रांस राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2018 इसमें हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन शामिल थी। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन शामिल थी। और इसके साथ साथ जो हमारे पिछले बजट स्पीच हुई थी उसमें फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये अनाउंस किया था कि नेशनल यूथ कमीशन का क़याम होगा। तो ये हमारी 8 साल से हम इन तमाम मंसूबों के लिए सरगर्म रहे थे। बहुत खूब। फ़हद, ये भी साथ ही बताइएगा कि पुलिस इस्लाहात के हवाले से भी आपकी यूथ असम्बली ने बहुत काम किया था जो उस वक्त आप मौजूद थे वहाँ पर। सो वो क्या इस्लाहात थी? देखिए, उसमें हमारी थी कोशिश कि हम मुख्तलिफ, पहली सतह पर तो ये था कि अवामी शऊर उजागर किया जाए कि जो एक आवाम का और एक पुलिस का ताल्लुक है, तो उसके लिए हमने साथ जो एक हमारा तीसरा इदारा है अदलिया, हमने उसको भी साथ शामिल किया। तो पुलिस, अदलिया और अवाम के नाम से हमने 2021 में एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। उसके मुताबिक जो हमारे जेंडर बेस्ड वायलेंस थी, जिसमें हमारे पार्लिमान में भी बात होती रही, उसके बाद एक ये हमारा बिल मंजूर हुआ। तो एक तो GBV जिसे जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं, क्राइम, उसके और जो बाकी मामला थे, तो हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की जिसमें जो गैर मुनाफा बख्श इदारे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, इंटरनेशनल इदारे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव और पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ शामिल थे।
تو ہم نے کوشش یہ کی کہ جتنے بھی وہاں پہ شرکا تھے ان کا ایک پوائنٹ لے کے اس کو ایک قرارداد کی صورت میں اپنے وہ متعلقہ اداروں میں بھیجے. تو بہت سی چیزیں ہیں جس پہ پولیس نے اس پہ کام کیا بھی ہے. خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پولیس میں کس طرح سے پچھلے کچھ عرصے میں خواتین کی شمولیت بڑھائی گئی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو یہ دور ہے ٹیکنالوجیکل ایڈاپشن کے بعد, جو آئی ٹی کی اصطلاحات جہاں پر پاکستان میں آئی ہیں وہاں پر پولیس کے محکمے میں بھی آئی ٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ عمل ہے ریکروٹمنٹ کا, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام اور پولیس کا ایک جو ربط ہے وہ بہتر اور مؤثر ہو سکے اور لوگوں کو ایک بہتر ریلیف مل سکے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر چین اور پاکستان کو مبارکباد. پاکستان اور چین کی قیادت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سی پیک کو 10 سال مکمل ہو گئے. چین اور پاکستان آئرن برادرز ہیں. سی پیک اس آزمودہ سدا بہار بااعتماد اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کا ایک نیا باب ہے. سی پیک چین کے عظیم رہنما شی جن پنگ اور قائد محمد نواز شریف کے ترقی سب کے ویژن کا شاندار نمونہ ہے. ون بیلٹ اینڈ ون روڈ منصوبہ صدر شی جن پنگ کی امن، دوستی، معاشی شراکت داری اور بقائے باہمی کی سوچ کا مظہر ہے. سی پیک صدر شی جن پنگ کا پاکستان کے عوام کے لیے تحفہ ہے. افسوس ہے کہ 4 سال سی پیک کی راہ میں رکاوٹ آئی. چین جیسے عظیم دوست پر بے بنیاد الزامات عائد ہوئے. سی پیک کے دشمن پاکستان اور خطے میں ترقی، امن، خوشحالی کے دشمن ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے عوام کو غربت سے نجات ملے. سی پیک کی رفتار دگنا کر رہے ہیں. سی پیک غربت، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے خاتمے کا منصوبہ ہے. بھارت کو بھی سی پیک کے راستے میں رکاوٹ بننے کے بجائے اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سی پیک سے ایران، افغانستان، وسط ایشیا اور پورے خطے کو ثمرات ملیں گے. یہ محض روڈ، ریل، بندرگاہ اور فضائی راستوں میں بہتری گاہ نہیں بلکہ صحت، تعلیم، ہنرمندی اور ترقی کے عمل میں حصہ داری کا شاندار منصوبہ ہے. سی پیک خطوں اور علاقوں کو نہیں بلکہ عوام کے دل جوڑنے کا بھی خوبصورت منصوبہ ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر چین اور پاکستان کو مبارکباد. کہا پاکستان اور چین کی قیادت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج سی پیک کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں. چین اور پاکستان آئرن برادرز ہیں. سی پیک اس آزمودہ سدا بہار بااعتماد اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کا ایک نیا باب ہے. سی پیک چین کے عظیم رہنما صدر شی جن پنگ اور قائد محمد نواز شریف کے ترقی سب کے لیے ویژن کا شاندار نمونہ ہے. ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ صدر شی جن پنگ کی امن، دوستی، معاشی شراکت داری اور بقائے باہمی کی سوچ کا مظہر ہے. صدر شی جن پنگ نے پاکستان کے عوام کے لیے یہ تحفہ دیا ہے اور افسوس ہے کہ 4 سال سی پیک کی راہ میں رکاوٹ قائم کی گئی. یہ تھی اپڈیٹ سی پیک کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد. فہد، یہ بتائیے گا ویژن کیا ہے آپ کا؟ ویژن یوتھ کو لے کر کیا ہے؟ ایک جنرل اسمبلی جو یوتھ کی ہے وہ تو اپنے وہی مقاصد کو پورا کر رہی ہے. وہاں پر ابھی بھی لیجسلیشن کے طور پر جو آپ کا ایک ماڈل تھا اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے, لیکن ایکچول میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں اس میں نوجوان زیادہ ہمارے پارلیمنٹیرینز بنے. تو ہماری کوشش یہ کہ سیاسی شمولیت کے ساتھ ساتھ ہم ایک سطح پر یہ بھی کیمپین چلانے کی کوشش کریں کہ جو سیاسی ہماری جماعتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو نوجوان نسل ہے اور اس کے ساتھ جن کی عمر 25 سے 35 سال کے درمیان ہے اور خاص طور پہ جو فرسٹ جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں, اگر ان میں ان صلاحیتیں ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی کوشش ہو کہ وہ اپنی سیاسی جماعتوں میں آگے کریں بطور اپنے تھنک ٹینک میں, اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ وہ آنے والے وقت میں پارلیمنٹیرین بن سکیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈاپشن کے بعد نوجوانوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیجسلیشن کے حوالے سے کام کرنے کے لیے.
अच्छा फहद, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ और वो ये कि जब इंसान को कोई अवार्ड मिलता है उसकी एक पर्सनल प्रोफाइल में इजाफा तो होता है, लेकिन क्या इस अवार्ड को जो आपको मिला है इसका पाकिस्तान को भी ये फ़ायदा है कि कोई आपकी बात में मज़ीद वज़न जो है वो किसी किस्म की वेटेज ऐड हो जाए कि इस अवार्ड के थ्रू एक रिकग्निशन हो जाती है वर्ल्ड वाइड कि ये एक शख्स है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये इस बेहतरी के लिए काम कर रहा है, तो उसके कॉज को मज़ीद अहमियत दे दी जाती है? जी बिल्कुल, चूँकि ये एक आलमी एवॉर्ड है और उस हवाले से जो हमारी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद होंगी, मैं चूँकि पाकिस्तान को पहले ब्रिक्स में SCO और जो दीगर इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ, तो आने वाले टाइम पे जब आप एक एवॉर्ड होल्डर होते हैं जो एक आलमी सतह का एवॉर्ड है, तो उससे आपकी जो कॉमनवेल्थ यूथ रैंकिंग है, ख़ासतौर पे मैं उसका जिक्र करूं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी और यूथ इंडेक्स के हवाले से जो दुनिया में तंजीमें होती हैं जो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेती हैं, तो उसमें बेहतरी आएगी और पाकिस्तान की रैंकिंग मजबूत होगी। और ख़ास तौर पर ये जो दीगर फोरम है, जो हमारे रीजनल फोरम होते हैं, इलाकाई ताउन तंजीमें होती हैं, तो इनमें नौजवानों की शमूलियत होना वो पाकिस्तान के लिए एक रोशन और बाइसे फ़ख्र बनता है। फहद, ये बताइएगा कि आप माहौलियाती तब्दीली जो है या माहौलियाती जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, ये डिटेल दीजिएगा कि आप कब से ये काम कर रहे हैं और आपको कब ये ज़रूरी लगा कि इस मौजू पर भी काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके अहदाफ 2030 तक जो इंडिकेटर्स हैं उनको पूरा करना है, तो हमें ये ज़रूरत महसूस हुई 2018 में। तो 2018 से 2022 के दौरान हमारी हर साल कोशिश रही है कि पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में, चूँकि हमारी तंजीम का ज़्यादा असर रसूख है, तो हम वहाँ पर साल के अंदर करीबन 50,000 से 70,000 के दरमियान में पौधे लगाएं, ताकि एक तो ये हम प्लांटेशन कर रहे हैं और प्लांटेशन के साथ साथ जो माहौलियाती आलूदगी को काबू करने के लिए मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ जामियात में हम सेमिनार्स कर रहे हैं, हम वर्कशॉप कर रहे हैं, और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि कुछ पाकिस्तान से बाहर भी आलमी सतह पर ऐसी तंजीमें हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम कर रही हैं, तो उनके साथ हम मुख्तलिफ ममालिक में इन पर्सन जाके भी बात करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद होती हैं, और उसके साथ साथ जो हम वर्चुअल माहाना की बुनियाद पर भी हमारी जायज़ा मीटिंग्स होती रहती हैं। फहद, बहसीत नौजवान मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल जब आपने विज़िट किया तो वहाँ के नौजवान की प्रायोरिटीज़ और हमारे नौजवान की प्रायोरिटीज़ में एक वाज़ेह फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है? हमारा गैप कोई फिल करने की ज़रूरत है? क्या आप समझते हैं कि हमारे नौजवान की डायरेक्शन दुरुस्त है? जी बिल्कुल, जब मैंने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, चूँकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें हमें ये ख़ास तौर पर चीज़ देखने को आई कि वो ये सोशल मीडिया के हवाले से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से थोड़ा सा उनकी जो इदारे हैं वो बेहतर तरह से इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं पाकिस्तान के नौजवानों की बात करूँगा तो पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो इतना पोटेंशियल रखते हैं, वो उस नीश को पूरा करेंगे और आने वाले वक्त में अक़वाम आलम में जो दास्तान फ़रासत है वो ये वहाँ पर अज़मत के अपने झंडे गाड़ेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के ही नौजवान हैं, हुज़ैर अवान हैं, अरफा करीम हैं, जिन्होंने आलमी सतह पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड कायम किए हैं। फहद, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आपने क्या आगे मज़ीद जो है वो स्टेप्स रखे हुए हैं कि आपको इनको भी फुलफ़िल करना है? देखें, बतौर वकील तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो आइन से मुतल्लिका मामलात हैं उसमें एक अवामी सतह पर आगाही, ख़ास तौर पर जब हम आइन पाकिस्तान के जो बुनियादी हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी बात करते हैं, तो हमारी अब भी कोशिश है, चूँकि इस साल पाकिस्तान के आइन को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो हमारी इस सिलसिले में भी हम मुख्तलिफ जो पोस्टर्स हैं वो मुख्तलिफ इदारों में लगा रहे हैं, और इदारों के साथ साथ जो हमारे शहरी तंजीमें हैं उनके साथ भी हम काम करके कोशिश हमारी यही है कि जो पाकिस्तान का आइन है वो आसान और पाकिस्तान की कौमी ज़बान में तमाम लोगों तक पहुँचे,
پہلی سطح پر تو یہ. دوسری سطح پر میں ذاتی طور پہ خود اور جو میرے باقی کو فاؤنڈرز ہیں, جو ہماری لیڈرشپ ہے, آنے والے ٹائم میں پاکستان میں سیاست میں آ کر ملک کا نام بہتر طریقے سے روشن کر سکیں, تاکہ ہم ایک تو آنے والے ٹائم میں ایک مزید بہتر لیجسلیشن کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے جو عالمی سطح پر روابط ہیں اس میں مزید بہتری لائی جا سکے. ڈیفینیٹلی. فہد, ایک لاسٹ کوشچن, اور وہ یہ کہ جو یہ ڈیانا ایوارڈ ہے اس کی کمیٹی وہاں تک ایکسیس کیسے ہوتی ہے, اور اگر کوئی اور اپنی فیلڈ میں کوئی کام کر رہا ہے تو مجھے یہ وضاحت کر دیں کہ یہ کیا وہی کمیٹی شارٹ لسٹ کر کے خود ہی ڈھونڈ کے نامزد کرتی ہے یا ان تک اپروچ بنانی پڑتی ہے؟ دیکھیں, ڈیانا ایوارڈ میں آپ براہ راست خود اپلائی نہیں کر سکتے. کوئی دوسرا جو آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ اس ایوارڈ کے حقدار ہیں تو وہ آپ سے جو آپ کی بنیادی انفارمیشن ہے, جس میں آپ کا نام اور آپ کی ای میل, صرف وہی لی جاتی ہیں, اور اس کے بعد جو آپ کی پوری ایک پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ متعلقہ شخص اس ادارے کو فراہم کرتا ہے, جس کے اندر جو ایک میجر چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی ایک سال کے اندر پرفارمنس کیسی رہی, اور ایسا کیا آپ نے پروجیکٹ کیا ہے جس نے آپ کے ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر امپیکٹ کیا ہے. تو اس کی اپلیکیشن ہے ہر سال مئی میں اوپن ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ جنوری تک جاری رہتی ہے. تو اس سال کی بھی اپلیکیشن جو مئی 2024 ہیں تو اس میں اپلیکیشن آ جاتی ہیں. تو جو سمجھتے ہیں کہ ایسے نوجوان معاشرے میں باصلاحیت نوجوان پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرتی تبدیلی آ رہی ہے, تو ان کو نومینیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بہت شکریہ فہد شہباز, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر بتا رہے تھے آپ کی نو ڈاؤٹ کوششیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی ہیں اور ان کا لارجر امپیکٹ انٹرنیشنلی بھی ہے, اسی لیے آپ کو یہ ایوارڈ سے نوازا گیا. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان سے بھی مزید ایسے نام آئیں گے جن کے کچھ کرنے سے انسانیت کو فائدہ ہوگا, اور پھر اگین ڈیانا ایوارڈ پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہوں گے. ایسے بہت سارے اور نوجوان بھی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں, اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ وہ اسی طرح سے کنٹریبیوٹ بھی کرتے رہیں اور پاکستان کا نام جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ روشن کریں. ایگزیکٹلی. مجھے روشنا کو, صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت. ملاقات ہوگی کل. بہت سارا خیال رکھیں, انجوائے کریں موسم کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.